नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा और अडानी में सोलर पार्क जो खावड़ा में गुजरात के कच्छ के खावड़ा क्षेत्र में अडानी का जो सोलर पार्क है वहाँ पे हमारा काम चल रहा है और भी बहुत सारी कंपनियों का काम चल रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से आपको काम मिलता है, कैसे आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, पेमेंट का क्या मेथड है, लेबर को कैसे रख सकते हो, RFI क्या होती है, और भी आपके छोटे मोटे तमाम जो क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, अडानी से डायरेक्ट काम लेना है मुझे या दूसरे वेंडर के थ्रू काम करना है, इस तरह की बातों के क्वेश्चन के उत्तर आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको टेंडर का प्रोसेस बता देता हूं। टेंडर आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट अडानी से कर सकते हो और या फिर आप जो अडानी के वेंडर हैं ऑलरेडी पहले से ही उनके थ्रू काम कर सकते हो, ठीक है, उनके सब वेंडर बनके। तो इनका सबका रिकॉर्ड अडानी के पास होता है। बड़े आदमी कौन होते हैं, यानी जिनको अडानी डायरेक्ट टेंडर देता है वो कौन होते हैं, और जो सब वेंडर बन सकते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो जो टेंडर का प्रोसेस होता है, जो बड़ी कंपनियों का होता है, उनका जो प्रोफाइल है, जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना चाहिए। सपोज करो जैसे उनका बैलेंस शीट है तो वो 30 CR से ऊपर की होती है और उनके पास इन्वेस्टमेंट के सारे सोर्सेज होने चाहिए जो ज़्यादा काम करवा सकें। काम ज़्यादा का मतलब क्या होता है, बड़े जो वेंडर होते हैं अडानी के थ्रू जिनको काम मिलता है उनको क्या होता है, तीनों चीज़ों का काम एक साथ दिया जाता है। मतलब पाइलिंग का क्या होता है, एक प्लेन ग्राउंड करना पड़ता है, ग्राउंड दे देते हैं भाई यहाँ पे काम करना है, तो उन्हें पहले उस ग्राउंड को प्लेन करना पड़ता है। प्लेन करके उसके अंदर मेजरमेंट लेकर के पाइलिंग की जाती है। पाइलिंग मतलब खड्डा करके उसके अंदर पोल लगा के सीमेंट भर के उसको एक पोल को तैयार किया जाता है। इस तरीके से पूरे ग्राउंड के या पूरे ब्लॉक के पोल तैयार किए जाते हैं। ये पहला प्रोसेस होता है जिसमें सारा ज़्यादातर सिविल का काम होता है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है स्ट्रक्चर का, यानी फैब्रिकेशन का काम जिसको हम बोलते हैं। तो फैब्रिकेशन के अंदर क्या होता है, जब वो पोल जो लगा हुआ है उसके ऊपर आपको राफ्टर, कनेक्टर, ब्रेसिंग और पाइलिंग पर्लिन लगा करके वो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर स्ट्रक्चर के ऊपर MMS मॉड्यूल लगते हैं। मॉड्यूल मतलब प्लेट जो होती हैं सोलर की वो लगाई जाती है। ये दूसरा पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रीशियंस का, जो फिर इन सभी को कनेक्ट करके पावर ग्रिड तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और वहां से सप्लाई होके आगे जाती है। तो उसका जो जो सामान होता है, कंप्लायंसेस होता है, वो उनको करना पड़ता है। तो ये 3 हिस्सों में काम को बांटा जाए तो ये पूरे का पूरा काम बड़े वेंडर को मिलता है, जो कि करना हर किसी के बस की बात है नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर पाता। तो फिर क्या होता है, तो बड़ा काम एक वेंडर को दिया जाता है, फिर बड़ा वेंडर कुछ काम खुद करता है और कुछ करवाता है। तो ज़्यादातर काम स्ट्रक्चर का काम जो है वो दूसरों को दिया जाता है और पाइलिंग का और इलेक्ट्रिकल का काम भी दूसरे को दे दिया जाता है। पाइलिंग का काम वो खुद ही करते हैं क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस वही होता है और वहाँ से ही काम की शुरुआत होती है। इसके लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कम से कम 5 से 10 करोड़ की मशीनें तो आपको सिर्फ सिविल के काम के लिए चाहिए होती हैं, फिर इलेक्ट्रिकल का सामान के लिए चाहिए होती हैं। कुछ आपको इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है, इसके बारे में कभी फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब मोटा चाहिए होता है। मेरा मानना यह है कि आपके पास 50-60 करोड़ रुपए हों कम से कम, तो आप पूरा टेंडर लें अडानी से, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर छोटी पूंजी होगी तो आपकी सारी पूंजी यहाँ पे खराब हो सकती है और आप आगे का काम नहीं कर पाओगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो जो अडानी के ये बड़े वेंडर हैं, यानी जो बड़ा काम कर रहे हैं, सारा काम लेकर के, आपको जिस काम में रुचि है, आपको पाइलिंग करना है या आपको स्ट्रक्चर लगाना है या आपको इलेक्ट्रिकल के काम में रुचि है, तो आप इनसे सब वेंडर ले सकते हैं। तो उसके अलग अलग रेट होते हैं और अलग अलग काम होता है। हम स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं इसी तरीके से, तो स्ट्रक्चर के काम के बारे में हम आपको बता सकते हैं। हमारे पास अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वेंडर के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे हम काम लोगों को दिलवाते हैं। हमने बहुत सारी कंपनियों को काम दिलवाया अलग अलग। यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो हैं बड़े वेंडर बने हुए हैं अडानी से और वो फ्रॉड कर रहे थे। काफ़ी सारों को तो अडानी ने छांट के ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कुछ बचे हुए हैं जो गलत कर रहे हैं, अभी भी उनको पता नहीं है, तो उनको भी छांट के धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। तो जो सही आदमी है उनसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है। और ये सही और खराब का पता कैसे चलता है, तो देखो मोटा मोटा सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अगर वो आपसे किसी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं कि भाई आप 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, हम आपको काम देंगे अडानी में और आप खूब काम करना हमारे अंडर में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई किसी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अडानी के जो भी अच्छे वेंडर काम कर रहे हैं वो किसी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं सीधा।
ठीक है, तो आपको डायरेक्ट काम मिल जाएगा। आप उनसे बात करोगे तो एक एग्रीमेंट बनेगा आपके बीच में कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि ये रेट है और हम इसमें काम करना चाहते हैं, तो आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया टेंडर लेने का। और टेंडर लेने में बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको पता रहता है, जैसे आपका जीएसटी है, आपका कंपनी प्रोफाइल है, दोनों ही केस में वो है। लेबर पॉलिसी है, छोटे वेंडर हैं उनकी लेबर पॉलिसी जो है वो बड़ा वेंडर लगा देता है, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है लेबर लाइसेंस वगैरह की। तो वो जो बड़े वेंडर होते हैं उनके पास ये चीज़ें होती हैं, वो अपने आप कर लेते हैं मैनेज। तो वो ज़्यादातर चीज़ें छोटे वेंडरों को बोल देते हैं कि भैया हम मैनेज कर लेंगे, आप काम करो। तो छोटे वेंडर हैं उनको ज़्यादा माथापच्ची नहीं रहती है, उनको सिर्फ जो सामान लेना पड़ता है स्टोर से, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको रिकंसिलेशन वाले प्रोसेस में कि किस तरीके से क्या होता है। तो ये टेंडर का प्रोसेस होता है। आप डायरेक्ट अडानी से ले सकते हो अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो, और अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं और आप काम करना चाहते हो तो आप अडानी से जिस वेंडर ने ले रखा है उसके थ्रू आप काम ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मतलब एफर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा कोस्ट कैलकुलेशन का। कोस्ट कैलकुलेशन एक ऐसा मेथड होता है कि अगर आप कोस्ट कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हो तो समझो कि आपको सारा खेल समझ में आ गया कि कैसे हमारे को यहाँ पे बचत आएगी और हम पैसा बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं। तो जो बड़े वेंडर होते हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेट करके चलते हैं, उसके बारे में हम कभी फिर डिटेल से बताएंगे, क्योंकि पाइलिंग का, स्ट्रक्चर का, एमएमएस का, उन सभी चीज़ों का एक्सपेंस, फिर पॉलिसीज, लेबर पॉलिसीज, डीजल और बहुत सारी मशीनें चलती हैं, उनका मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें उनको समझनी पड़ती हैं। वो एक बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, तो उस तरीके से समझने में बहुत समय लग जाता है। आज हम छोटे वेंडर का बताते हैं कोस्ट कैलकुलेशन का, जो 10 से 15 आदमियों से स्टार्ट करके 50 आदमियों तक को संभाल सकता है। वो उन आदमियों के बारे में आज का वीडियो में कोस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें मिनिमम 100 लेबर चाहिए होती हैं, ऊपर तो फिर वो कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो कोस्ट कैलकुलेशन है छोटे वेंडर को वो कैसे करनी चाहिए, वो कम से कम 10 से 15 आदमियों को 1 महीने का सैलरी, 1 से 2 महीने का सैलरी दे सके। ये चीज़ जो जितने रुपए में भी ला रहा है, यहाँ पे लेबर है 15-20 हज़ार रुपये से लेके और 22-23 हज़ार रुपये तक ले रही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। मिनिमम वेजेस जो है वो 450 रुपये होती है, और ऊपर तो फिर जो जैसा वो वहाँ पे जो रुकना चाहे, जो या कंपनी भाई सोचे कि इतने में हमारे को बचत आ जाएगी, उस चीज़ से वो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको आपकी लेबर को कितना देना है। दूसरा, ये तो हो गया लेबर का। फिर दूसरा आता है वहाँ पे जो आप काम कर रहे हो उसके पैसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पे है ना, आपको जो काम दिया जाता है वो वेट के हिसाब से दिया जाता है ज़्यादातर, कि भाई मैं जो काम करूँगा, मैं एक टेबल का काम करूँगा तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है। तो एक टेबल के काम के जो पैसे हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। एक टेबल के काम के पैसे देखो, आपको मान लो सपोज करो 1 टन का रेट दे रहे हैं वो आपको 3,000 रुपये। मैं ये नहीं कह रहा, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि भाई लगभग अगर मान लो आपको 3,000 रुपये का रेट दिया है और एक टेबल के अंदर 500 किलो वजन बन रहा है, तो आपका जो पैसे हो गए एक टेबल को बनाने के वो 1500 रुपये हो गए। ठीक है, फिर उसके ऊपर प्लेट लगाने का आपको मान लो 20 रुपया दे रहा है, 15 दे रहा है, 18 दे रहा है, 25 दे रहा है, जो भी दे रहा है उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अंदर 28 दूनी 56, फिक्स वाले के अंदर 56 प्लेट लगती है, और जो रोटेटिंग वाला होता है उसके अंदर अलग अलग हिसाब से प्लेट लगती है। तो उस हिसाब से आप एक एक प्लेट का काउंट करके, मान लो आप 50 प्लेट लगी और आपको एक प्लेट का 20 रुपया मिल रहा है, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपया हो गया। और मान लो आपका पहले आपने किया तो 1500 रुपये का आपका हो गया, तो 2500 रुपये का आपको टेबल पड़ रहा है, मान लो दोनों काम करके। अगर इस तरीके से आप टेबल का वेट और एमएमएस से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको कितने पैसे मिलेंगे। फिर आपको आपके खर्चे निकालने हैं। एवरेज मैं क्या कह रहा हूं, आप लगभग कहीं पे भी काम करो, अगर एक आदमी आपकी एक टेबल निकाल दे रहा है डेली की, तो समझो आप प्रॉफिट में रहोगे। हाँ, आप आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने सोच लिया एक आदमी एक टेबल निकाल रहा है तो आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते रहो। वहाँ पे आप एक्सपेंसेस कम रखो जितने कम कर सकते हो, और बेटर सोर्सेज के साथ बेटर काम करो। कहने का मतलब क्या, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, मटेरियल आपके पास टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आप लेबर की कैसे टीम बना करके काम कर सकते हैं बेस्ट एफर्ट के लिए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो ये आपका कोस्ट कैलकुलेशन हो गया, जिसमें मैंने आपको टेबल का कोस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया है। इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट का। अभी हम छोटे ठेकेदारों यानी छोटे वेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे को कितना खर्चा चाहिए हमारे पास, या क्या क्या सामान चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी वेंडर है अगर 10 से 15 आदमियों की टीम लेके वो काम कर रहा है, तो उसे सबसे पहले तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए। 22 से 24 फीट की ट्रॉली बनती है यहाँ पे, आपको एक वो चाहिए।
ठीक है। एक यूटिलिटी व्हीकल चाहिए जिसमें मान लो आप अपनी लेबर को भी ला सको और बीच में जो छोटा सामान है उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए आपको दिक्कत ना हो, या फिर छोटा मोटा काम जैसे डीजल लाना है या लेबर का कोई आपका नया आदमी आया है उसको लाना है, या ज़्यादा आदमी आ रहे हैं उनको छोड़ के आना है, तो इस तरह के काम के लिए आपको ये 3 व्हीकल चाहिए। बाइक समेत आपके पास 3 व्हीकल हैं तो सबसे बेटर रहेगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेट्रोल डीजल को आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ट्रैक्टर ट्रॉली, यूटिलिटी व्हीकल यानी जिसे पिकअप डाला बोलते हैं, पिकअप वगैरह बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें, और एक बाइक, ये 3 चीज़ें होंगी तो आपके पास बेटर सोर्सेज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा है आपका लेबर, कम से कम 15 लेबर आपके पास होनी चाहिए। 15 लेबर में आप 3-3 की टीम बना करके काम करवा सकते हो। ठीक है, 3-3 की टीम कैसे, जैसे सपोज करो एक टीम आपका सामान मटेरियल लाने में लगी हुई है, बस वो स्टोर पे जाते हैं, मटेरियल लेके आते हैं और वहाँ पे डालते हैं। दूसरी 2 टीमें जो उनको आपने काम के हिसाब से मैनेज कर रखा है, आधों से आप स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, आधों से MMS लगवा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप 3 टीम्स बना करके काम करवा सकते हो। ठीक है, फिर 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी, आपको लेबर की कम से कम 2 से 3 महीने की जो सैलरी है उसको बैकअप में रखना पड़ेगा, और डीजल का जो खर्चा है आपका वो कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि कितना पैसा मेरे को चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये आपके पास 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। तो 10 से 15 लाख का बैकअप अगर आपका है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। वैसे तो आप मान लो 2 लाख में भी काम चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है तो 2 लाख में भी काम चालू कर सकते हो, लेकिन उस केस में प्रोडक्शन निकालना थोड़ा दिक्कत होती है। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है तो आप स्ट्रेस में आने लग जाओगे, फिर स्ट्रेस में आओगे तो आपका सारा काम धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। तो आपके पास कम से कम 5-7 लाख रुपए का बैकअप होना चाहिए अगर आपको काम चालू करना है तो, और आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। स्टार्टिंग महीने में हो सकता है आपका प्रोडक्शन ना निकले, तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई इतना प्रोडक्शन निकल नहीं रहा है, लेकिन उसमें आपको ये समझना भी पड़ेगा कि आगे आप प्रोडक्शन निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप लॉस में जाते जाओगे। तो आपको प्रोडक्शन निकालना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। फिर आता है लेबर मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत तगड़ा इशू रहता है। लेबर यहाँ पे जो एक बार आ जाती है वो दोबारा आना नहीं चाहती है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। देखो, लेबर को थोड़ी फैसिलिटी अच्छी चाहिए, खाने पीने का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आप खाने पीने का आपकी साइट पे अच्छा प्रबंध कर रहे हो, कैंटीन से अच्छा खाना आप वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो, ऐसा नहीं है कैंटीन में ख़राब बनता है, कैंटीन में भी बहुत अच्छा खाना बन रहा है, लेकिन आप उनको दे दो तो वो अपने मन मुताबिक बना सकते हैं, तो उसका भी बहुत बेटर वो रहता है, एक रीज़न रहता है कि भाई हाँ हम रुकेंगे, खाना अच्छा मिल रहा है। पानी का प्रबंध अगर आप अच्छा कर सकते हो, पानी यहाँ पे डिसलाइन पानी होता है, वो थोड़ा कड़वा हो जाता है तो वो पीने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप अच्छा पानी बाहर से प्रोवाइड करवा सकते हो, या यहाँ बड़े बड़े टैंकर आते हैं लोकल के, तो उनसे पानी लेकर के ग्राउंड लेवल पे या कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो पानी पीने के लिए। तो नहाने पीने का अगर अच्छा पानी कर सकते हो तो फिर तो मज़े हो जाते हैं, लेबर को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप साइट पे रोक सकते हो लेबर, और आपकी लेबर खुश होकर आपका काम कर रही है तो आपका प्रोडक्शन निकलेगा, और प्रोडक्शन निकलेगा तो आप भी खुश और आपकी लेबर भी खुश, दोनों तरीके से आप खुश रह के काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लो सपोज करो लेबर नहीं हो, आप 10 आदमियों का 15 आदमियों का आपका एक ग्रुप बना जो सब काम करना चाहते हैं, सब मिल के काम करो और मिलजुल के काम करो, स्पीड से काम करो, जितना भी पैसा है उसको बांट लो, तो आप शायद आपकी सैलरी से भी ज़्यादा कमा सकते हो। इस तरीके से भी होता है। तो लेबर मैनेजमेंट कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो, आपके मान लो आप 20 आदमी लेके गए और आपको पता ही नहीं किससे क्या काम कराऊँ, तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। अगर मान लो 2 दिन खाली बैठ गए तो आपका पूरे महीने की एवरेज खराब हो जाएगी। समझ गए? तो प्रोडक्शन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबर को मैनेज करना और लेबर से प्रोडक्शन निकलवाना, ये थोड़ा टिपिकल वर्क होता है और ये संभालना ही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपकी लेबर अच्छे से काम कर रही है तो आप प्रोडक्शन निकाल पाओगे, तो यहाँ से आप 2 पैसे कमा के ले जा सकते हो। पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट का एक मेन इशू होता है। अब देखो, आपने काम ले लिया, काम कर रहे हो, काम करना भी सीख लिया, आपने लेबर मैनेजमेंट भी सीख लिया, सारा काम सीख लिया, अब पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट क्या होता है? देखो, जैसे हर वेंडर का अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है। कोई वेंडर 10 टेबल पे भी पैसे दे देता है, कोई 5 पे भी दे देता है, कोई 50 पे देता है। तो सपोज करो आपका जितना भी वेंडर के साथ आपने बात किया कि सर मेरे को तो 10-10 टेबल का चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम 10-10 टेबल का दे देंगे, तो आप 10 टेबल का RFI कराओगे। तो वेंडर, अगर बड़े वेंडर होते हैं तो बोलते हैं यार 10 टेबल का क्या RFI कराएंगे हम,
हमें भी शर्म आएगी। तो कम से कम आप 50 टेबल बनाओ, फिर 50 का RFI कराएं। तो एक बड़े वेंडर के पास छोटे बहुत सारे वेंडर होते हैं, मान लो 10 वेंडर उसके पास काम कर रहे हैं, तो 10 वेंडर अगर उसके पास काम कर रहे हैं तो 10 में से 5 वेंडरों ने मान लो 10-10 टेबल पूरी की तो 50 हो गई वैसे भी, ठीक है। तो अगर नहीं भी हुई तो भी वो पेमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो वहाँ पे बोलेंगे RFI करो आप हमारी। तो RFI क्या होती है कि एक अडानी का एक इंजीनियर आता है, साइट इंजीनियर, जो एक तरह से आप उसको इंस्पेक्टर बोल सकते हो। वो आके वो चेक करता है कि कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, कोई पर्लिन उल्टी सीधी तो नहीं लगा रखी, ब्रेसिंग कोई खराब तो नहीं है, या स्ट्रक्चर टेढ़ा तो नहीं कर दिया है, मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो देखते हैं। और फिर वो देख के उसको वेरीफाई कर देते हैं, हाँ भाई आपने ठीक कर रखा है काम या फिर आपने खराब कर रखा है। अगर आपने खराब कर रखा है तो फिर आपको उसको ठीक करना पड़ता है। तो बेटर होगा आप अच्छे से समझ के टेबल को, पहली वाली टेबल में आप कितना ही समय लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको समझ के अच्छे से करो, क्योंकि उसके बाद आप अगर प्रोडक्शन की आप खिंचाई कर देते हो और आपने मान लो सारे गलत कर दिए तो आपको सारी खोल के ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी। तो आपको टेबल को अच्छे से समझ के अच्छे से लगानी पड़ेगी। अगर आपकी टेबल सही है तो फिर RFI हो गई आपकी तरफ से, RFI क्लियर हुई, आपके साइन हो गए, या फिर मान लो आपके वेंडर ने साइन कर दिया कि हाँ जी हमारी RFI हो गई, तो आपको आपका वेंडर तुरंत पेमेंट कर देता है। अब वो आपको मान लो RFI पे आपको 3 दिन का कहा है, उसने 2 दिन का कहा है, या RFI के तुरंत उसी दिन का है, तो उसी दिन वो आपको चेक या पेमेंट कर देगा और आप अपने अमाउंट ले सकते हैं और आगे का काम कर सकते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। तो छोटे वेंडर को ज़्यादा पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेन उसका RFI होता है, और RFI डिपेंड होता है उसके काम के ऊपर, और काम के साथ साथ रिकंसिलेशन एक मैटर होता है जिसकी वजह से पैसे रुक सकते हैं। तो रिकंसिलेशन में आपको क्या करना होता है, सपोज करो आपने 10 टेबल के आपको पेमेंट लेने हैं, तो आपने 5-5 टेबल करके कंप्लीट किए। पहले आपने 5 टेबल बनाई, फिर अगली 5 का मटेरियल उठाया, उनको बनाया। अब आपको करना क्या है, आपने जो 5 टेबल का मटेरियल लिया है वो काउंट करके लो कि पूरा मटेरियल है या नहीं। पूरा मटेरियल लिया, काउंट करके आपने 5 टेबल बना दी। अब सपोज करो आपके कुछ नट बोल्ट खराब थे, या कोई ब्रेसिंग खराब थी, या कुछ था जो नहीं लगा पा रहे हो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, अगले 5 का जब सामान उठाने जाओ ना, तो उस मटेरियल को लेके जाओ और उसको रिप्लेस करवाओ वहां पे, और उसको लगा करके लगा दो, ठीक है, और अगली 5 का लगा दो। अगर आपके पास मटेरियल बच रहा है, मान लो 10 टेबल का आपने काम किया और 10 टेबल में से आपके पास 9 टेबल का काम हुआ और 1 का मटेरियल बच गया, और 1 टेबल का आपने ऐसे ही आपका पहले का मटेरियल बचा था या किसी दूसरे वेंडर से आपने लेके और वो कंप्लीट कर दिया, तो आपको रिकंसिलेशन में दिक्कत आ सकती है कि भाई आपने 10 का मटेरियल लिया था और ये 1 का मटेरियल यहाँ पे पड़ा है, तो ये कहाँ से आया, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप मटेरियल ना ज़्यादा लो ना कम लो, और आपकी साइट पे ना दूसरे को सामान डालने दो और ना ही आपका सामान कोई दूसरा उठा के ले जाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप रिकंसिलेशन में ना फंसो। आप आपका काम प्रॉपर सही तरीके से करो। आपने जो सामान लिया है उसके कागज आप अपने पास रखो कि मैंने 10 टेबल का या 20 टेबल का काम किया है और इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये देखो मेरा सारा मटेरियल इक्वल है। तो वहां से फिर आपका RFI क्लियर हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत उन्हीं आदमियों को आती है जिन्होंने सामान नहीं संभाला, या फिर उनका सामान चोरी हो गया, या फिर काम कंप्लीट करने के बाद उन्होंने RFI नहीं कराई, तो उनको पेमेंट में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हो जाती है, लेकिन रास्ते तो निकलते ही हैं चीज़ों के, लेकिन फिर समस्याएं आती हैं, और समस्याएं आ गई तो फिर आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी और आप परेशान रहोगे, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट का सिस्टम हो गया, ये भी आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा RFI का। अब अगर कोई बात आपको ऐसा लग रहा है कि रह गई, ठीक है, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड कंसल्टेंट हैं। हमने कोशिश की इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताने की। हमारी पेड कंसल्टेंसी में क्या होगा, हम आपको एक अच्छे वेंडर से मिलवा देंगे और आपका उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। आपकी उनकी जो भी बातचीत होगी उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो भी उनको रेट मिलता है उसके हिसाब से वो आपको काम देते हैं, और वो सभी का एक ही रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी बड़े वेंडर ने काम लिया वो एक वेंडर को कुछ % दे रहा है, एक को कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने मान लो उसके पास 10 वेंडर काम कर रहे हैं तो उनको सबको इक्वल रेट में ही काम मिलता है। तो हम आपको मैच करवा के और आपका काम बता देंगे आपको क्या करवाना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारी पेड कंसल्टेंसी रहती है, तो आप हमारा पेड कंसल्टेंसी पे करके और आप आपका काम हमारे साथ जुड़वा सकते हैं, और नहीं तो हमने डायरेक्ट भी आपको रास्ता बता दिया, आप डायरेक्ट भी मीटिंग करके काम चालू कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो से आपकी किसी भी तरह की कोई हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हर ज़रूरतमंद आदमी तक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।